एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। दिस इज़ आदित्य सिंह और आप सब मेरे प्यारे प्यारे भी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियोस में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर रखा था कि जैसे कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या होते हैं और कैसे वो पाए जाते हैं और कैसे उनकी पहले किस तरह से हमारे यहाँ के फिलोसफर जो है उसके बारे में सोचे, उसके बाद फिर जाके कहीं उसके बारे में डाल्टन और बहुत से साइंटिस्ट मिलके बहुत सारा थ्योरी देते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परमाणु जो है, जो आपका एटम है, यह किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए, मैक्सिमम जो एलिमेंट है ना, वो फ्रीली रूप से नहीं रह पाते हैं। परमाणु जो अणु होते हैं, वो अणु या तो फिर आयन बनाते हैं। ये अणु जो है आयन अत्यधिक संख्या में निकालते हैं और जिससे कारण से वो फिर मटेरियल बन जाते हैं, द्रव्य बन जाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। यानी तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है कि किसी भी एटम्स का वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो बना है, वही हो जाता है। एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं होता? बिकॉज उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत नैनोमीटर छोटी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल्स, यानी अणु क्या है। अभी तक तो हम लोग परमाणु के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि अणु क्या है। तो देखिए, साधारण रूप से जो है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसे दो या दो से अधिक एटम से मिल के बने होते हैं। कोई भी अगर सिंगल रहेगा तो वो एटम कहलाएगा। एक से ज़्यादा एटम अगर आपस में मिल जाते हैं तो वही मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये बनते कैसे हैं? ये आपस में रासायनिक बंध द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। या फिर कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपस में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा भी जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा उसके कंपाउंड के एकदम छोटे छोटे कण के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो फ्रीली रूप से अपने अस्तित्व में रह सकता है और साथ ही साथ जो उस यौगिक के सभी प्रॉपर्टीज जो है उसको दिखाता है। तो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे या फिर जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखिए 3.3.1 में दिया हुआ है कि एलिमेंट के कौन से मॉलिक्यूल है। तो देखिए, किसी एलिमेंट के अणु जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। सब जगह ये लागू नहीं होता, लेकिन अभी देखिए कि किसी तत्व के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं या वो संरचित होते हैं। जैसे कि बात करें आर्गन का, हीलियम का, ये ऐसे अनेक एलिमेंट है जो जिसमें केवल एक ही तत्व पाया जाएगा। आर्गन को आप चाहे जितना तोड़ेंगे उसमें क्या पाया जाएगा? केवल आर्गन ही पाया जाएगा। हीलियम को चाहे जितने एटम्स में डिवाइड करेंगे उसमें एक ही पाया जाएगा। लेकिन अधिकांश जितने भी नॉन मेटल्स है ना, वो ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन केवल वो सिंगल एटम नहीं पाया जाता। हमेशा ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। यानी इसमें दो एटम्स मिलके तब जाके ऑक्सीजन बनता है। इसलिए जो ऐसे एटम जिनमें दो एटम मिलके बने हों, ऐसे आपके एलिमेंट जो दो चीज़ों से, दो अणुओं से, दो परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको द्विपरमाणुक अणु बोलते हैं। और या फिर केमिकल रूप में देखें तो O2 कहते हैं। सिंपली रूप से दो के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें O3 मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। तो किसी अणु की जो है, जो संरचना है, उसमें प्रयुक्त जितने भी परमाणुओं की संख्या है उसी को अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब जैसे ओजोन की बात करें O3 की, तो इसकी परमाणुकता क्या होगी कि भाई 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है। और बात करें हम अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। तो इसमें कितने O हैं? आपके 2 हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी? 2। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, किसी भी एटम्स का मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम लोग बड़े आसानी से अब इसको समझ सकते हैं। धातु अणुओं में बात करें तो कुछ अन्य तत्वों के अणु, जैसे कि कार्बन के अणुओं की संरचना जो है सिंपल नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन इनके अणुओं में जो है बहुत ज़्यादा परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। तो कुछ, चलिए हम लोग नीचे टेबल दिया हुआ है कुछ एटम्स के मॉलिक्यूल्स का हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नॉन मेटल है ये आर्गन, हीलियम। नॉन मेटल मतलब जो धातु नहीं है। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब देखिए। आर्गन को हम लोग ने देखा एक परमाणु से बना होता है। हीलियम जो है एक एटम से बना होता है। ऑक्सीजन 2 एटम से बना होता है। हाइड्रोजन भी 2 एटम से, H2 लिखते हैं हम लोग, सिंपली है ना। तो 2 परमाणुओं से बना है, इसलिए इसको द्विपरमाणु बोलेंगे। नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, तो ये भी यानी 2 परमाणुओं से बना है। क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, तो ये भी जो है द्विपरमाणुक है। फास्फोरस PH4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फास्फोरस में 4 है, यानी कि 4 परमाणु वाला है। उसी तरीके से सल्फर हो गया SO4, और सल्फर तो बहुत ज़्यादा परमाणु वाला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है।
अब मेटल की बात करते हैं। मेटल में आता है आपके सोडियम जैसे, तो ये सिंगल वाले एटम से बने हैं, और आयरन भी एक सिंगल एटम से है, एल्युमिनियम भी सिंगल एटम से है, और कॉपर भी सिंगल एटम से है। Cu ही बस लिखते हैं हम लोग, Cu2 नहीं लिखते, हम लोग Cu लिखते हैं सिंपली। तो अब देखेंगे हम लोग यौगिकों के कौन से अणु हैं, यानी कंपाउंड जो है आपके, उनके कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए अलग अलग जितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं ना, इनके परमाणुओं की एक निश्चित अनुपात में ये आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। 3.4 में कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए टेबल में दिखाया गया है। एक तरफ आपके एलिमेंट कंपाउंड है, उसके बाद वो किससे बना हुआ है वो एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एटम्स के नाम दिए हुए हैं, और किस अनुपात में, रेशियो में, प्रोपोर्शन में बना है वो ये इधर दिया हुआ है। तो देखिए वाटर की बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है, और इसका अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। उसी तरह अमोनिया की बात करें तो NH3 होता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन आपके 14 हो गए, और हाइड्रोजन 3 है तो 3 हो गया, क्योंकि 1 ही होता है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो क्या हो गया 1 × 3 यानी 3। और फिर नाइट्रोजन का 7 और 7 14 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर ये बना होता है। इसका रेशियो क्या होता है, 3:3:8। एक्टिविटी पे आपको बताया जा रहा है कि अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए 3.4 जो टेबल है, इसके एलिमेंट के परमाणुओं के द्रव्यमान के लिए 3.2 को देखिए, जो ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि किसमें कितना पाया जाता है, किसका एटॉमिक मास कितना है। तो इन सब 3.4 में दिए गए यौगिकों के जो अणु हैं उनमें प्रयुक्त जो भी एलिमेंट है, इनके परमाणुओं की संख्या के अनुपात को पता करिए। तो जैसे मैंने बताया अभी ना, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। और जल का जो अणु है उसमें जितने परमाणुओं की संख्या है उनका अनुपात किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिए कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तरफ एलिमेंट है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मास का रेशियो है 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 बराबर 1, तो सिंपली क्या हो गया 2। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और 16 को जब डिवाइड करेंगे तो 8/16, तो ये हो जाएगा 1/2, तो यानी आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार जल में जो अणु है, जो जिनके जुड़ने से ये बना हुआ है, तो H रेशियो वो का अनुपात क्या निकल कर आता है 2:1, 2:1। दो संबंध एक के अनुपात में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब देखेंगे हम लोग व्हाट इज द आयन। आयन क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आप लोग देखा होगा बहुत सी एलिमेंट के ऊपर Cl- ऐसे लिखा होता है, Na+ लिखा होता है। व्हाट इज द आयन, तो धातु जितने हैं यानी मेटल्स और नॉन मेटल, ये जितने भी कंपाउंड हैं इनमें जो है कोई ना कोई चार्ज होता है, और इसी कारण से ये बने होते हैं। इन जो चार्ज पार्टिकल हैं इनको ही आयन कहते हैं। आयन जो है एक आवेशित एटम्स का या फिर बहुत सारे एटम्स का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट जो आपका चार्ज है वो पाया जाता है, पूरा चार्ज पाया जाता है। यह जो है या तो ऋणावेश होगा यानी निगेटिव चार्ज होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं सिंपली, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं या फिर धनायन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl को ले लीजिए आप, तो इसमें जो है आपका Na क्या हो जाता है, पॉजिटिव वाला चार्ज है, इस पे Na+ होता है, और आपका Cl क्या होता है, माइनस होता है, इस पे आपका एनायन पाया जाता है। Cl पे एनायन है और सोडियम पे क्या है, कैटायन है। तो जितने भी एटम्स हैं इनके समूह जिन पर जो है, जिन पर पूरा का पूरा चार्ज पाया जाता है उसको बहुपरमाणुक आयन भी बोला जाता है। तो हम इसके बारे में चैप्टर 4 में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप इतना बस समझ लीजिए। एक टेबल है 3.5, इसमें देखिए बताया गया है कि किस तरह से इनके हैं। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में आपका क्या आ जाता है, आपका कैल्शियम आता है, और ऑक्सीजन के संगठन से बना हुआ है। इनका रेशियो, मास रेशियो क्या होता है 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड का उसी तरीके से मैग्नीशियम और सल्फर से बना है 3:4 के प्रोपोर्शन में। उसी तरह सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन के प्रोपोर्शन में बना है, जिसमें जो है 23:35.5 के रेशियो में ये बनते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि हाउ वी कैन राइट द केमिकल फार्मूला, यानी हाउ कैन वी डेकोरेट द केमिकल फार्मूला। हम लोग कैसे केमिकल फार्मूले को डिराइव करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देखिए किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसके संगठक का एक प्रकार से सिंबल वाला पार्ट होता है, मतलब प्रतीकात्मक रूप होता है कि अलग अलग जो रासायनिक आपके यौगिक हैं इनका जो केमिकल फार्मूला है ये बहुत सिंपली तरीके से लिखे जा सकते हैं। इस चैप्टर में
या हमें ये सीखने के लिए कि कैसे लिखा जाता है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का फार्मूला लिखने के लिए हमें सिंबल और उनकी जो है संयोजन क्षमताएं, यानी वो कितनी मात्रा में किस अनुपात में जुड़ी हैं, यह बात हमें पता होना चाहिए। तभी हम बहुत अच्छे तरीके से किसी का भी केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी का लिखना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों, पानी कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पता हो गया कि किससे बना है, और ये भी पता होना चाहिए कि इनकी कितनी मात्राएं मिलके बनी है। तो हमको पता है हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। तो इस तरह से हम बना के लिखते हैं H2O। सिंपली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी तत्व की जो संयोजन शक्ति है या उसकी जो पावर है, उस तत्व की जो है संयोजकता कहलाती है। किसी भी एक तत्व के परमाणु की बात करें तो दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से वो जुड़कर एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो है जो उनका बैलेंसी है, जो उनका संयोजकता है, उसका उपयोग करते हैं हम लोग। किसी तत्व के परमाणुओं की जो संयोजकता है उसके हाथ अथवा उसकी साइड के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से है। तो देखिए कुछ टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये याद रहेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब का देखिए चार्ज दिया हुआ है। सोडियम पे प्लस होता है, पोटेशियम पे प्लस, AgCu है ना, इस तरह से होता है। फिर कुछ आपके जो नॉन मेटल एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन, हाइड्राइड, इन सब के भी फार्मूला हमको पता होना चाहिए। हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड लिखना है तो आपको पता होना चाहिए हाइड्राइड का H- लिखते हैं हम लोग, और हाइड्रोजन लिखना है तो H+ लिखते हैं। तो ये चार्ट थोड़ा आपको अगर याद रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपली, मतलब बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, आप बड़े आसानी से उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सोडियम कार्बोनेट लिखना है, तो सोडियम का यहाँ पर देखिए Na+ है, कार्बोनेट का देखिए यहाँ पे CO3 है, तो आप क्या लिखेंगे, NaCO3 है ना। सिंपली हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टार के रूप में दिया कि कुछ एलिमेंट एक से अधिक वैलेंसी को दिखाते हैं, तो वैलेंसी को जो है ब्रैकेट में हम लोग रोमन संख्या द्वारा लिखते हैं। तो देखिए मानव की, यानी हमारे ह्यूमन की जो 2 भुजाएं हैं, 2 हाथ हैं, और अगर बात करें ऑक्टोपस की तो 8 साइड होते हैं, 8 उसके आर्म होते हैं। तो ऑक्टोपस की एक भुजा जो है मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस जो है को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं जो है मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? तो आप कैसे समझेंगे? देखिए जब ऑक्टोपस O और मानव H को अगर बता रहे हों तो आप इसके लिए क्या कोई फार्मूला लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखेंगे OH4। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई कैसे, मान लीजिए ऑक्टोपस आपका आदमी कौन है, H है, और ऑक्टोपस वो है। तो ऐसे जब आप उसके 8 साइड को 8 हाथ को 2 हाथों में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ही तो उसमें डिवाइड होगा, यानी कि जो 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी ऑक्टोपस कितने आदमी को पकड़ेगा? 4 आदमियों को पकड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी के 2 हाथ हैं, तो कुल उसके पास 8 हाथ हैं, तो 2 4 जा 8, 4 आदमी को पकड़ेगा। यहाँ O फॉर ऑक्टोपस समझिए और H फॉर ह्यूमन समझिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो टेबल 3.6 में कुछ इस तरह के सिंपल और जो बहुपरमाणु आयन है उनकी वैलेंसी दी गई है। वैलेंसी के आधार में हम बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। केमिकल फार्मूला लिखते समय हमको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, जैसे कि पहला देखिए दिया हुआ है कि आयन जो होते हैं ना, उनकी जो वैलेंसी है या फिर जो आवेश हैं, जो चार्ज हैं, उन पे वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जब एक एलिमेंट किसी मेटल या फिर नॉन मेटल से जुड़ता है तो जो मेटल के नाम है या उनके जो सिंबल हैं, तो केमिकल फार्मूला में लिखने पहले हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपको लिखना है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, पहले कैल्शियम है तो क्या लिखेंगे Ca, ऑक्साइड का क्या होता है वो, तो Ca वो लिख दिए। उसी तरह सोडियम क्लोराइड लिखना है तो पहले सोडियम लिखेंगे फिर क्लोराइड लिखेंगे। आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड CuO, ETC बहुत सारे ऐसे हैं। तो जहाँ पर ये सारी अब बताए गए हैं कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर जो है नॉन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में लिखते हैं, जबकि जो कैल्शियम, सोडियम, आयरन और आपके कॉपर हैं ये मेटल्स हैं तो इनको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये कुछ इसके रूल है। तो सेकेंड रूल देखिए, थर्ड रूल देखिए कि जो जितने भी बहुत ज़्यादा एटम्स वाले जो चार्ज से बने हुए जो कंपाउंड हैं, इनमें जो है इनके चार्ज को दिखाने के लिए जो इनका चार्ज होता है इसको ब्रैकेट में लिखकर आयन जो होते हैं, चार्ज होते हैं, इनकी संख्या को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए MgOH2 है, यदि इसमें बहुत ज़्यादा आयन की बात करें तो आयन की संख्या 1 है, तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखिए OH में बहुत, OH कितना है, OH पे तो होता ही है
प्लस माइनस, तो फिर ये कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आप लिख रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई यहाँ पे 2 हो गया ना, एक से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा के 2 लिखेंगे, ट्वाइस बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें एक ही हाइड्रोक्साइड से कोई चीज़ बना हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक ही है, तो इसको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे हम लोग 3.4.1, यानी जो आपके सिंपल कंपाउंड हैं इनके फार्मूले कैसे होते हैं। तो देखिए, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हैं इनसे बने हुए जितने भी सिंपल कंपाउंड हैं इनको द्विअंगी कंपाउंड कहते हैं, या द्विअंगी यौगिक भी कहते हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए 3.6 में जो चार्ज की वैलेंसी दी गई है, आप इनका यूज करके केमिकल के इन सब के फार्मूले को लिखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करें आपके अणु वाले जो यौगिक है इनका जो है केमिकल फार्मूला लिखते समय सबसे पहले हमें उनके किस किस चीज़ों से वो मिलके बने हैं इनके सिंबल को लिखना पड़ता है, फिर इनकी वैलेंसी लिखते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल में नीचे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है, तो पहले हाइड्रोजन का आप लिखेंगे हाइड्रोजन, क्लोराइड का Cl। अब हम इनकी वैलेंसी देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड का वैलेंसी ये कब जुड़ते हैं, ये जब एक एक एटम के साथ होते हैं, तो हाइड्रोजन की भी एक वैलेंसी है और क्लोरीन की भी, तो सिंपली ऐसे इसको हम लोग HCl लिख सकते हैं। बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2S होता है फार्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या फार्मूला होता है, H2 और S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 हो जाती है, सल्फर सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होता है, सिंगल एटम से जुड़ा होता है, तो H2S, इस तरह से फार्मूला बन जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें आप लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसके 2 जो क्लोराइड आयन हैं Cl माइनस, प्रत्येक जो है Mg2+ के लिए होता है। तो इस प्रकार के जितने भी आयनिक यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, इनमें पॉजिटिव और जो निगेटिव चार्ज है इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी संरचना है उसका न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार के जो फार्मूले हैं इसमें चार्ज के आवेशों को नहीं दिखाया जाता है। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये चार्ज होता है, बट दिखाया नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला और कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, ये तो सिंगल वाले थे। अब देखिए बहुपरमाणु वाले आयन कैसे होते हैं, तो देखिए सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला देखते हैं हम लोग। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का होता है Na, नाइट्रेट का NO3 होता है। तो देखिए सोडियम में तो 1, यानी ये माइनस हो गया, 1 माइनस चार्ज, और NO3 में देखिए नाइट्रोजन एक, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये हो गया आपका NaNO3। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, देखिए NaNO3 में आपका सब सिंगल से हैं, 1 ही है इनकी वैलेंसी, तो चार्ज वाली, तो देखिए इसलिए इसको सिंपली लिख दिया गया। लेकिन नीचे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। तो Ca जो है देखिए यहाँ पे क्यों इसको ब्रैकेट में लिखा गया, क्योंकि OH माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज में है 2, लेकिन 2 बार है ना, तो एक से अधिक बार, भले वो माइनस हो या प्लस हो, अगर जब कभी भी ऐसा आता है वैलेंसी, तो आपको सीधे सिंपली उसको ब्रैकेट में लिखना रहता है, जैसे CaOH ट्वाइस हो गया। इसके लिए आगे वाले चैप्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, बस अभी यहाँ पे सिंपली आप ये सब देखते रहिए। तो देखिए बात यह है ध्यान देने वाली कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही आपको समझाया गया है यहाँ पे नीचे। सोडियम कार्बोनेट का नीचे फार्मूला दिया हुआ है इस तरह से। सोडियम कार्बोनेट का देखते हैं हम लोग। देखिए सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की वैलेंसी 2- है और कार्बोनेट का 1+ है, तो इसको सिंपली हम लोग Na2CO3 लिख देते हैं। लेकिन अब देखिए अमोनियम सल्फेट का नीचे फार्मूला देखिए, NH4 और SO4। तो देखिए NH4 जो है ये 2- में है और SO4 जो है प्लस में है। तो भाई NH4 2 बार है ना, तो इसलिए इसको 2 बार है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में हम लोग सिंपली लिखते हैं, 2 बार है तो NH4 ट्वाइस SO4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इन सब के फार्मूले लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, अगर आपको इन सब के आते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर है कि 3.5 में जो आपका मॉलिक्यूल्स का मास है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी बात कैसे आई, मतलब कैसे इनकी बातें हमारे सामने आती हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग इनका मास, ठीक है। तो 3.2.2 में हम लोगों ने एटम्स के मास की जो है बहुत सारी डिटेल में स्टडी कर रखी है। तो इस आधार पे हम लोग जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके मास का जो है डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। किसी पदार्थ का जो आणविक मास होता है, जो मॉलिक्यूल्स मास होता है, वो जो है सभी उसके जितना उसमें परमाणु जुड़े हैं ना, उन सबके योग
टोटल का होता है। जैसे कि मान लीजिए H2O है, H उसमें 10 है, वो अगर 10 है तो दोनों कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। तो इस तरह से जो है ना उसी को एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मास बोल सकते हैं हम लोग, आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं। इसको यू के द्वारा या इसको बोले तो म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू के द्वारा दिखाया जाता है। बिल्कुल यू की तरह लग रहा है बट इसको बोलते हैं म्यू है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है H2O का, अगर मान लीजिए आपको इसका निकालना है आणविक द्रव्यमान तो, या फिर नाइट्रिक अम्ल का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, एटॉमिक वेट आपका 1U होता है, म्यू होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U है। तो भाई हम लोग को पता है कि जो H2O है वो H2 और वो होता है, यानी हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन का 1 है तो 2 × 1 हो गया, और ऑक्सीजन सिंगल है तो 16 × 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, 18U। यानी इसका जो आणविक वजन होगा, इसके अणुओं का जो वजन होगा वो कितना होगा, 18 म्यू। तो बाकी नीचे नाइट्रिक अम्ल का भी दिया है, आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला का यूनिट क्या है, किसी भी मास फार्मूले का यूनिट क्या है। तो देखिए किसी मटेरियल का जो फार्मूला है उसके यूनिट मास के सभी जितने परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब कि जितना उसमें परमाणु है ना, उसमें जितने परमाणु जुड़े हैं, मिलके बने हैं, उन सबको टोटल करेंगे आप तो उसका परमाणु द्रव्यमान पता चलेगा, एटॉमिक वेट पता चलेगा। फार्मूला जो है मास का जो है उसी प्रकार से हम लोग करते हैं जिस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल्स का निकालने हैं, अभी सीखे हैं। डिफरेंस केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम लोग उस पदार्थ के लिए, उस मटेरियल के लिए यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग, 1 × 23U प्लस, ठीक है। क्यों, आपका जो सोडियम है उसका कितना होता है, 23 होता है, म्यू होता है, तो 1 है, एक ही सोडियम है तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन का 35.5 म्यू होता है, तो इसमें ये भी सिंगल है तो इसको भी 1 करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 58.5 म्यू। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड का, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हैं, कोई उसमें नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे बताया गया कार्बन के जो एटम्स हैं उनका 1 मोल अगर आप लेंगे तो उसमें कितने कितने क्या आएंगे। तो देखिए कार्बन के 1 मोल अगर आप लेंगे तो उसमें जो है 12 ग्राम कार्बन आते हैं, 12 ग्राम कार्बन आते हैं। जबकि अगर उसमें एटम्स की बात करें कि कितने एटम्स होते हैं तो देखिए 6.022 × 10⁻23 कार्बन, इतने ज़्यादा एटम्स आते हैं, ठीक है। उस तरह हाइड्रोजन का दिया है कि 1 मोल में कितने आएंगे। उसी तरह किसी भी आपको कण का या फिर किसी भी अणु का या फिर किसी भी चार्ज का 1 मोल अगर है तो फिर उसकी कैसे, उस कण की संख्या में इतना का गुणा कर देंगे। उसके बाद उन कणों का जो उसके प्रति द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसको लिख लेंगे। अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स का मोल निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23, ये जो है उनके मॉलिक्यूल्स का नंबर है। और उसी को फिर हल सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आपका मॉलिक्यूल्स वेट पता चल जाएगा। तो ये फिगर जो आप अभी देख रहे थे ये आपका मोल, एवोगैड्रो नंबर और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है, ये वो है। बीच में जो चीज़ें दी हुई हैं वो मोल है, इधर आपका एवोगैड्रो नंबर है जो 6.10 ऐसे कुछ दिया हुआ है, और इधर जो आपका क्या है ये मास है। तो अब देखेंगे हम लोग कि मोल की संकल्पना कैसे हुई। तो देखिए हम यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लें जैसे जिसमें जल बनता है। तो देखिए क्या होता है, 2H2 हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो 2H2O बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये बता रही है कि भाई हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। या यूँ कहें कि हाइड्रोजन को, उसको दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं, अगर हम एटॉमिक बात करें, एटॉमिक वेट के बारे में, मास के बारे में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन का जो अणु है वो 4 म्यू है और ऑक्सीजन का जो अणु है वो 32 म्यू के साथ ऐड होता है, जुड़ता है, और 36 म्यू जो है वाटर का अणु बनाता है। तो ये इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान या फिर उसके परमाणुओं की संख्या से हम पता कर सकते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो इक्वेशन होते हैं, रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने एटम्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये संख्याएं सीधे हमको पता चल जाती है। इसलिए जो पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, उनकी क्वांटिटी का ज्ञान हमें, या उनके मास का ज्ञान हमें, उनका वेट का ज्ञान हमें उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है।
अगर एक नई इकाई की बात करें, मोल जिसको कहते हैं, जो कि मोल बनाई गई है, तो मोल क्या होता है कि मोल जिसका प्रतीक मोल ही है, नाम ही लिखा जाता है, और पदार्थ का यह जो है एसआई मात्रक होता है। एक मोल में कितने नंबर आते हैं, देखिए 6.0221407 इंटू 10⁻23, याद रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। तो ये सब जो है पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में किसी पदार्थ के, ठीक है। तो यह संख्या को ही जो है एवोगैड्रो कांस्टेंट के रूप में भी हम लोग देखते हैं, यानी ए से इसको डिनोट करते हैं, और ये लगभग सबकी सेम होते हैं। तो जब उसे हम लोग मोल -1 पावर के यूनिट में हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसे ही एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भाई, तो मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप इतना बताएंगे कि इतना ही होता है। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली, है ना। तो किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है, जो प्रतीक है, वो सब उसके कणों की संख्या की माप होती है, साइज होती है। अगर हम लोग बात करें किसी एलिमेंट का, एक जो परमाणु है या फिर जो एक अणु है, उसका जो एक आयन है, या उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, या अन्य जो पार्टिकल है, या पार्टिकल्स का जो समूह है, ये सब ही हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। जो मोल है वो एक किसी निकाय की पदार्थ की मात्रा है जिसमें इतने कण पाए जाते हैं। यानी कोई कहेगा एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आप सिंपली यही बताएंगे 6.0221407 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स में, ठीक है। जैसे एक दर्जन में 12 आम होते हैं, तो एक ग्रुप में कितने, 144। देखो बात यह है कि जो मोल एक संख्या से संबंधित है, लेकिन दर्जन या ग्रुप जो है उसकी तुलना एक और बात है, उसमें वो अलग है, वो एक लाभ है। वह यह है कि भाई किसी विशिष्ट पदार्थ के मोल का जो है द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष जो परमाणु है, या फिर जो उसका अणु द्रव्यमान है ग्राम में, उसके बराबर होता है। किसी तत्व का भी अगर हम परमाणु द्रव्यमान या उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु का अगर इकाई में अगर हम लोग डिनोट करें, तो म्यू प्रदान करता है। किसी तत्व के अगर हम लोग बात करें परमाणुओं के एक मोल का जो वेट है, उसके मोलर को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा इस सबको पता करने में, लेकिन यूनिट जो होगी इसकी वो यू से जी में परिवर्तित करके लिखना होगा। परमाणुओं के एक मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ग्राम मतलब किसी परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को आप ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 म्यू होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 1 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है, बस म्यू की जगह जी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एवोगैड्रो जो कांस्टेंट है और एवोगैड्रो नंबर का जो नाम है वो इटाली वाले साइंटिस्ट की एमी डीवो एवोगैड्रो के सम्मान में उनके नाम में ही ये रखा गया है। ये वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक म्यू हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार से 16 म्यू ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, लेकिन 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, यानी उसमें कितने एटम्स होंगे, वो इतने होंगे। वही एवोगैड्रो जो नंबर है आपका, 1 मोल की बात हो रही है। तो किसी अणु के ग्राम या फिर अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो होता है उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यही हम लोग समझ रहे हैं। इसको हम लोग जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने देखा वैसा लिख सकते हैं, लेकिन हमें इकाई में क्या करना पड़ता है, यूनिट में उसके चेंज करना पड़ता है। यू से क्या करेंगे, जी लिख देंगे। तो जैसे H2 हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था, तो जिसका मान 18 यू होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 18 यू जल का केवल एक ही अणु है, और 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं। समझ में आ रहा है। तो रसायनज्ञ जितने थे आपकी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, वो जो है अभिक्रियाओं जो रिएक्शन है उसको पूरा कराने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल की जो नंबर्स हैं उनका ज्ञान रखते थे, उनकी आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करके करना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम जो है, ये क्या है, ये सापेक्ष द्रव्यमान है। तो इसलिए रसायन जो कि आपके केमिकल एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, इनके जो परिकलन है इनकी इकाई क्या हुई, मोल हुई। बात करें 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल के बारे में बताया था कि भाई एक लैटिन शब्द है मोल, से इसका नाम जो है लिया गया, जिसका अर्थ होता है ढेर। ढेर मतलब किसी चीज़ का ढेर, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे एक ही चीज़ इकट्ठा हो, कूड़े का ढेर, है ना, ढेर।
तो किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा जो है अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। उसके बाद 1967 में मोल का जो यूनिट है उसको स्वीकार कर लिया गया, जो परमाणु और अणुओं की बहुत ज़्यादा संख्या को दिखाने का, डिनोट करने का सिंपल वाला मेथड होता है। 3.3 में आपको बताया गया है कैसे मोल निकाला जाता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बड़े सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। फिर यहाँ पर है कि आपने क्या सीखा, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ सीखी हम लोगों ने कि क्या क्या सीखा कि भाई किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनके उत्पाद के द्रव्यमानों का जो योग होता है वो चेंज नहीं होता, इसी को मास कंजर्वेशन का लॉ कहते हैं। एक सेकेंड क्या सीखा हम लोगों ने कि जो शुद्ध रासायनिक एलिमेंट हैं वो तत्व जो हैं वो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं, इसी को कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है, एटम्स होता है, जो फ्रीली रूप से प्राय नहीं रह सकता, उसके सभी रासायनिक प्रॉपर्टीज को वो दिखाता है। फिर क्या सीखा हम लोगों ने कि जो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी एलिमेंट अथवा कंपाउंड का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो सामान्यतः किसी भी अवस्था में जो है फ्रीली पाया जाता है। यह पदार्थ के सभी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको दिखाता है। किसी यौगिक का जो केमिकल फार्मूला है वो उसमें जितने भी तत्व एलिमेंट जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं उन सब के परमाणुओं की संख्या को दिखाता है। यही जो है उसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो यही दिखाता है ना। जैसे H2 है तो H2O में क्या दिखा रहा है कि हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, यानी उसमें जितने तत्व जुड़े हैं ना उनके परमाणुओं एटॉमिक नंबर को दिखाता है। फिर है उसके बाद कि परमाणुओं का वह आयन परमाणुओं का वह पार्ट जो कि चार्ज की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश जरूर होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र की बात करें तो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो वैलेंसी है वो सब फिक्स होती है, उन्हीं से बनाई जाती है, उन्हीं से हम लोग केमिकल फार्मूला तैयार करते हैं। फिर हम लोग ने सीखा कि भाई जो आपके आयनिक यौगिक हैं, एलिमेंट हैं, इनमें जो है कंपाउंड है, इनमें प्रत्येक चार्ज के ऊपर जो है उनकी नंबर्स को हम लोग लिखते हैं और इससे क्या होता है कि इससे हम लोग केमिकल फार्मूला तैयार करते हैं और बनाते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक के जो वेट है उनका एटॉमिक वेट उसका कंपेयर करने के लिए परमाणु द्रव्यमान का स्केल का यूज करते हैं, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का यूज करते हैं। जैसे कार्बन 12 का जो आइसोटोप है होगा यानी समस्थानिक होगा वो परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 ही बताया जाता है। और अगर बात करें सभी तत्वों की तो परमाणुओं का जो सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान के साथ तुलना करने पे हम प्राप्त कर सकते हैं। 6.022 × 10⁻23 जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है जो कि 12 ग्राम बताता है कि 12 ग्राम में विद्यमान जितने कार्बन हैं वो कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। एक मोल का एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022140076 × 10⁻23 एलिमेंट पाए जाते हैं। और लास्ट क्या हम लोगों ने सीखा कि जितने भी मटेरियल हैं इनके एक मोल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वेट होगा उसी को मॉलिक्यूल्स वेट कहते हैं। तो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर जाता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।